Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are here for the lecture number 4 from chapter number 7, Solutions and Electrolytes. And today's topic is another very important topic, and that is the pH scale. बेटा pH scale की अगर इंट्रोडक्शन पे बात की जाए तो it was given by Sorensen in the year 1909. 1909 में सॉरेंसन नाम का साइंटिस्ट था जिसने pH स्केल इंट्रोड्यूस कराया। इस स्केल को लाने का मकसद था किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बताना। pH स्केल की रेंज 0 से 14 तक होती है। हर वो सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू आपको 7 मिलेगी आप उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहोगे। हर वो सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू अबव 7 होगी, 7 से ज़्यादा यानी 7 से ऊपर और 14 के अंदर अंदर, वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसी तरीके से ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH वैल्यू बिलो 7 होगी, 0 से 6.99 तक, वो आपके एसिडिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो pH स्केल एक ऐसा पैमाना जो कि किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। डेफिनेशन पे बात हो तो हम कहेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लोगे तो इसका मतलब आप उस सॉल्यूशन का pH लोगे। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स pH। मैथमेटिकली pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। बेटा जी एक टेबल आपकी किताब में बना हुआ है, वही टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। कुछ सॉल्यूशंस की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमने मोल पर डीएम क्यूब में लिखी हुई है, नीचे उनकी pH वैल्यूज लिखी हुई है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर 10 पावर 0 है, 10 पावर 0 मीन्स 0 मोल पर डीएम क्यूब, तो आप उस सॉल्यूशन को कहोगे कि भाई ये आपका 0 pH वैल्यू शो कर रहा है। 10 पावर 0 एक्चुअली थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन की जाए तो ये 10 पावर 0 से कंसंट्रेशन जो बनती है वो 1 बनती है। इसी तरीके से 10 पावर -1 तो pH वैल्यू 1, 10 पावर 2 तो 10 पावर pH वैल्यू 2। इस तरह से 10 पावर -14 अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आती है मोल पर डीएम क्यूब में तो उसकी pH वैल्यू आपकी 14 आती है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो pH वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस घट रही हैं। 10 पावर 0 का मतलब हुआ 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम क्यूब तो pH वैल्यू 0, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब तो pH वैल्यू 1, 0.01 तो 10 पावर -2 का मतलब 0.01 मोल पर डीएम क्यूब तो pH वैल्यू 2। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है pH वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। 7 pH वैल्यू एग्जैक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन, बिलो 7 एसिडिक और अबव 7 बेसिक। एक छोटी सी मिसाल मैंने बतौर प्रॉब्लम लिखी हुई है कि भाई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू अगर आपको 10 मालूम करनी हो और उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको दी गई है 10 पावर -7 मोल पर डीएम क्यूब। फार्मूला में आपने वैल्यू रखी, फार्मूला का माइनस लॉग, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपने 10 पावर -7 रखा, ये पावर -7 बाहर आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ 10, देन माइनस इंटू माइनस प्लस का 7 इंटू लॉग ऑफ 10 बराबर 1 के। तो pH वैल्यू ऐसे सोल्यूशन की आपको 7 मिलेगी जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 पावर -7 थी। बेटा pH स्केल के ऊपर वाटर के लिए कहा जाता है कि इट इज़ न्यूट्रल लिक्विड। When we say कि water is a neutral liquid, it means that its pH value is exactly 7। और pH value 7 जब होती है किसी भी सॉल्यूशन की तो इसका मतलब उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वैल्यू 10 पावर -7 मोल पर डीएम क्यूब होता है। वाटर की डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन शो करोगे तो H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, pH वैल्यूज़ की एग्जैक्टली 7। इस रिएक्शन से बैलेंस इक्वेशन से पता चलता है कि जितना वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उतनी OH आयन कंसंट्रेशन है। तो अगर pH वैल्यू 7 है तो उसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 पावर -7 है, और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 पावर -7 है तो बैलेंस इक्वेशन बताती है कि OH आयन कंसंट्रेशन भी उतनी है यानी 10 पावर -7। अब आप इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो रिएक्शन पे तो आपको Kc मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई ओके Kc के साथ वाटर की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होगी इंटू H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपको एक नया कांस्टेंट देगी Kw, जिसको कि आप कहोगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट
या डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि मैथमेटिकली बराबर 10 पावर माइनस इंटू 10 पावर माइनस 7 बराबर 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। तो बेटा वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू Kw याद रखिएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 है। अब पानी में आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों नज़र आ रही हैं बराबर, इक्वल। तो बेटा जी ऐसे तमाम सॉल्यूशंस, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी इक्वल हो, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल हो, वो न्यूट्रल भी कहलाते हैं और उनको आप एक और नाम देते हो, वो कहलाता है एम्फोटेरिक। तो वाटर भी एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक कंपाउंड से मुराद जब ये किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो एज एसिड रिएक्ट करेगा, और जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एज अ बेस रिएक्ट करेगा। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाटर में बराबर हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी है, बेसिक कैरेक्टर भी है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप एम्फोटेरिक कहते हो। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस को तो हमने पीएच में शो किया, जिस तरह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस पीएच में शो होती हैं, बिल्कुल वैसे ही OH आयन कंसंट्रेशन को आप इन टर्म्स ऑफ POH शो करते हो। तो अगर pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो बेटा POH बराबर माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो pH के लिए फार्मूला माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, POH के लिए फार्मूला माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। और याद रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन में pH और POH को सम अप किया जाए, ऐड किया जाए, तो जवाब हमेशा 14 आता है। यानी ये मैं आपको तीसरा फार्मूला दे रहा हूँ, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। किसी भी सॉल्यूशन की pH वैल्यू और POH वैल्यू का सम आपको हमेशा 14 मिलेगा, 14 मिलेगा। इस पे अगर एक प्रॉब्लम बतौर एग्जाम्पल मैं आपको कराऊं तो अभी हम लोग वो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। बेटा एक प्रॉब्लम आपके सामने बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन है जो कि 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल पर डीएम क्यूब, उसकी पीएच और पीओएच आपसे पूछी जा रही है। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको मिली हुई है, पीएच और पीओएच आपने मालूम करना है। पहले आपने पीएच मालूम किया तो फार्मूला आपने अप्लाई किया माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। फार्मूले का माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपका 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब माइनस आपका बाहर रहेगा, लॉग ऑफ 2, मल्टीप्लीकेशन साइन कन्वर्ट हो गई प्लस में, पावर माइनस 3 बाहर आ गया इंटू लॉग ऑफ 10। माइनस का साइन बाहर ही रहा, लॉग 2 आपका मिलेगा 0.301 प्लस इंटू माइनस माइनस 3, लॉग ऑफ 10 आपको मिलेगा 1। माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का हो गया और माइनस इंटू माइनस ये 3 प्लस में आ गया। अब 3 में से माइनस किया आपने तो आपको पीएच वैल्यू जो मिलेगा सॉल्यूशन का वो 2.699 मिलेगा। अब आपने पीओएच मालूम करना है तो फार्मूला पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। इसका मतलब पीओएच मालूम करने के लिए 14 में से पीएच आपने माइनस करनी है। 14 माइनस 2.699 तो आपको इस सॉल्यूशन की पीओएच मिली 11.301। इस तरह किसी भी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन हो आप पीएच और पीओएच मालूम कर सकते हो। इसी तरह से अगर ओएच आयन कंसंट्रेशन गिवन है तो पहले पीओएच मालूम करोगे फिर पीएच मालूम करोगे बाय यूजिंग द फार्मूला पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। बेटा किसी भी सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के दो तरीके, पहला बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि आपको सॉल्यूशंस की अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू देगा, जबकि दूसरा बाय यूजिंग पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपको सॉल्यूशंस की एग्जैक्ट या एक्यूरेट पीएच वैल्यूज बताएगा। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के ज़रिए आप अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यूज कैसे मालूम करोगे। फर्ज करें आपके सामने 7 मुख्तलिफ बीकर्स में 7 अलग अलग सॉल्यूशंस रखे गए हों और आपसे कहा गया हो कि भाई इन तमाम सॉल्यूशंस की अंदाज़न पीएच वैल्यूज बताओ कितनी होंगी। आप यूनिवर्सल इंडिकेटर नामी एक लिक्विड फॉर्म में लिक्विड होता है, इंडिकेटर होता है, 2-2 ड्रॉप्स आपने हर कंटेनर में हर बीकर में 7 सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर के डाल देने, 2 से 3 ड्रॉप, और 2-4 मिनट आपने वेट करना है, इंतज़ार करना है। आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशन अपने कलर चेंज करना शुरू करेंगे।
अब उस सातों कंटेनर्स में जो स्टैंडर्ड कलर हैं उनके ज़रिए आपको पीएच वैल्यूज़ का अंदाज़ा होगा। अगर फ़र्ज़ किया पहले कंटेनर में सोल्यूशन का कलर रेड हो जाता है, आप अंदाजे से कहोगे कि इसकी पीएच वैल्यू 0 है। अगर दूसरे कंटेनर में सोल्यूशन का कलर ऑरेंज आ जाता है तो आप अंदाजे से कहोगे कि भाई इसकी पीएच वैल्यू 3 के आसपास है, 3 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी, 12 3 है। येलो कलर अगर आता है सोल्यूशन में तो 6, अगर ग्रीन सोल्यूशन में कलर आ जाता है तो पीएच वैल्यू आप प्रिडिक्ट करोगे 7, ब्लू कलर तो 8, तेज़ ब्लू तो 10 और पर्पल कलर वाले सोल्यूशन को आप 14 यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक कंसीडर करोगे। इस तरह से अंदाजे से आप पीएच वैल्यूज़ बताओगे कि भाई इस कलर में आपकी पीएच वैल्यू तकरीबन लगभग इतनी आती है सोल्यूशन में। अब अगर आपसे मांगी जाए कि भाई आप पीएच वैल्यूज़ को एक्यूरेटली मालूम करो तो आपने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पीएच मीटर लेना है। जिस सोल्यूशन की भी पीएच वैल्यू आपने मालूम करनी होगी उसके साथ एक सेंसर लगा होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड, वो सोल्यूशन में डिप कर देना है। जैसे ही पीएच मीटर का प्लग डाल के आप बटन ऑन करोगे, वो जो सेंसर आपने सोल्यूशन में डाला हुआ है वो पीएच वैल्यू को मेजर करना शुरू कर देगा और पीएच मीटर के डिजिटल डायल पे नंबर्स ब्लिंक होना शुरू होंगे। जहाँ जाकर वो नंबर रुकेंगे वो एग्जैक्टली उस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू होगी। आपको एक और टेबल, एक और चार्ट आपकी किताब से बना के मैंने लिखा हुआ है। कुछ मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जिनकी एग्जैक्ट पीएच वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, ये आपको याद करनी होंगी, आती है इम्तहान में। HCl पीएच स्केल के ऊपर स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन है, इसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 1.0, सल्फ्यूरिक एसिड 1.2, एसिटिक एसिड 2.9, मिल्क दूध जो आप और हम पीते हैं दैट इज 6.6, डिस्टिल वाटर 7 यानी न्यूट्रल, ब्लड हमारा जो ह्यूमन ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू 7.3, सी वाटर 7.9 से लेकर 8.4 की रेंज है इसकी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, इसकी पीएच वैल्यू 10.5, इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट इज 11.6 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू 13, शोइंग दैट इट इज़ हाईली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक। तो ये कुछ सॉल्यूशंस की एग्जैक्ट या एक्यूरेट पीएच वैल्यूज़ थी जो कि आप पीएच मीटर के ज़रिए मालूम कर सकते हो। ये आपका आज का पहला टॉपिक पीएच स्केल जिस पे हमने बात की। अगला टॉपिक आपका मैं करने जा रहा हूँ वो है बफर सॉल्यूशंस। Dear students, next topic on which we are going to talk right now is the buffer solutions or buffers. बेटा आम तौर पे पीएच स्केल अभी हमने पढ़ा है। पीएच स्केल के हिसाब से आपने देखा कि भाई सॉल्यूशंस आपके 3 तरह के, या एसिड्स या बेसिस या न्यूट्रल सॉल्यूशंस। एसिड्स तो पीएच वैल्यूज बिलो 7, बेसिस तो पीएच वैल्यूज अबव 7, न्यूट्रल तो पीएच वैल्यू 7। अब कोई भी सॉल्यूशन आमतौर पे अपनी पीएच वैल्यू को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक मेंटेन नहीं रख पाता। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू रफ्ता रफ्ता चेंज होती चली जाती है, फिर या ऊपर चली जाती है या कम हो जाती है। बहरहाल सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यूज़ ज़्यादा लंबे अरसे तक 5 साल 10 साल 15 साल तक रखने के बाद उनकी पीएच वैल्यूज़ में ज़रूर थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो नॉर्मली पीएच वैल्यूज़ ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट रिमेन सेम, दे कीप ऑन चेंजिंग, दे कीप ऑन अल्टरिंग। बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि ख़ास तौर पे तैयार किए जाते हैं इस मकसद के तहत कि वो अपनी पीएच वैल्यूज़ को चेंज होने ना दें और अपनी पीएच वैल्यूज़ को मेंटेन रखें। तो सिंपली बफर की अगर मैं डेफिनेशन करता हूँ तो मैं कहूँगा भाई बफर इज़ दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच टेंड्स टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू, जो कि अपनी पीएच वैल्यू में तब्दीली को रोकता है, अपनी पीएच वैल्यू को तब्दील होने नहीं देता। ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपनी पीएच वैल्यू को चेंज ना होने दे, अपनी पीएच वैल्यू को तब्दील ना होने दे, बल्कि अपनी पीएच वैल्यू को बरकरार रखे, मेंटेन रखे, कायम रखे, कांस्टेंट रखे, आप ऐसे सॉल्यूशन को कहते हो बफर सॉल्यूशन। बेटा बफर्स ख़ास तौर पे बनाए जाते हैं और उनको बनाने के 2 तरीके। अब सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन जिसकी ये सलाहियत हो जिसमें कि वो अपनी पीएच वैल्यू को रोके, पीएच वैल्यू को चेंज होने ना दे, उसको आप बफर सॉल्यूशन कहोगे। नॉर्मली किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गुजरने के साथ साथ चेंज होती रहती है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इंसानों में, जानवरों में, प्लांट्स में पीएच वैल्यूज़ को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में कई सारे ऐसे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू मेंटेन्ड होती है एक ख़ास वैल्यू के ऊपर। तो कंट्रोल ऑफ पीएच वैल्यूज़ इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ वेरी एसेंशियल।
मिसाल के तौर पे इंसानी ब्लड है, हमारा ब्लड है जिसकी पीएच वैल्यू 7.3 है। अब ये 7.3 पीएच वैल्यू हमारे ब्लड में कैसे मेंटेन हो रही है, कौन मेंटेन कर रहा है? तो बेटा अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड में, आपको पता है कि ब्लड इज़ अ मिक्सचर, इट कंटेन्स वाटर इन इट एज वेल, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी। तो कुदरत वाले ने हमारे ब्लड का मैकेनिज्म ऐसा बना दिया कि हमारे ब्लड में पानी रखा, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है जो कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और एक्सहेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से। तो ये CO2 गैस हमारे जिस्म में मौजूद है, ये पानी में हल होके हमारे ब्लड में कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3, और ये कार्बोनिक एसिड हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है एट अ लेवल ऑफ 7.3। सो बेटा इंसानी ब्लड की पीएच 7.3, कार्बोनिक एसिड हमारे ब्लड में बफर का काम करेगा जो कि हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है। बफर्स को बनाने के 2 तरीके मैंने आपको कहा। पहला तरीका, किसी भी वीक एसिड को अपने ही सॉल्ट में मिला दो जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। अब वीक एसिड मैंने एसिटिक एसिड लिया, उसी एसिटिक एसिड का सॉल्ट है सोडियम एसीटेट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के ज़रिए बनाया हुआ है। तो वीक एसिड को अपने ही सॉल्ट में मिला दो जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से बना, ये मिक्सचर आपका बफर कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब आप बेस वीक ले लो और उसको अपने ही सॉल्ट में डाल दो जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हो, इस मिक्सर को भी आप बफर कहोगे। अब वीक बेस मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, इसमें मैंने इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड डाला जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl में से मिला, इन दोनों की मिक्सर को भी आप बफर कहोगे। तो buffers of specific pH values can be made by 2 ways, either by mixing weak acid with its own salt from a strong base or by mixing a weak base with its own salt from strong acid. बेटा बफर्स की ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हर बफर अपनी एक मखसूस pH वैल्यू मेंटेन रखता है। इसकी pH वैल्यू कितना ही लंबा अरसा छोड़ दो चेंज नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इनकी pH वैल्यूज़ को मामूली सा अल्टर किया जा सकता है बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपका टॉपिक बफर्स या बफर सॉल्यूशन। अगला टॉपिक इस चैप्टर का बेटा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर, आपने गाड़ी में इंडिकेटर का फंक्शन देखा है कि हमें कहीं पे भी मुड़ना होता है, राइट लेफ्ट या सीधा, तो हम इंडिकेटर के ज़रिए अपने आगे पीछे आने वाली गाड़ियों को बताते हैं कि भाई हमने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो इंडिकेटर मीन्स इशारा देने वाला, पॉइंट आउट करने वाला, बताने वाला। अब केमिस्ट्री में इंडिकेटर का क्या काम है? केमिस्ट्री में इंडिकेटर का यही काम है कि भाई कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल करो तो आपको उस रिएक्शन का एंड पॉइंट बता दें कि भाई अब रिएक्शन आपका ख़त्म हो चुका, रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके, अब मज़ीद मेहनत की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बेटा रिएक्शन तो आपका उस फ्लास्क में, उस कंटेनर में हो रहा होता है जिसमें आपने रिएक्टेंट्स डाले हुए हैं। अब आप और मैं ये मालूम नहीं कर पाते, देखने से भी ये पता नहीं चलता कि भाई रिएक्टेंट कब प्रोडक्ट में चेंज हुए, रिएक्शन कहाँ ख़त्म हुआ। इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए हम ये बात मालूम कर सकते हैं कि भाई रिएक्शन हमारा कहाँ ख़त्म हुआ। क्योंकि इंडिकेटर क्या करता है, जहाँ पे जाकर रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में चेंज हुए, इंडिकेटर वहाँ पे सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देगा। अब सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ, वाज़े तौर पे हमें पता चला, हमने देखा कि भाई रिएक्शन आपका यहाँ रुक गया, प्रोडक्ट्स आपके बन चुके। तो इंडिकेटर्स दरअसल ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट बताएं, इनको आप इंडिकेटर्स कहोगे। एंड पॉइंट है क्या? एंड पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं रिएक्शन के जहाँ रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। अब इंडिकेटर क्या करेगा? जैसे ही रिएक्शन का एंड पॉइंट आएगा, इंडिकेटर सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देगा। इंडिकेटर्स बजाते खुद हैं क्या? ऑर्गेनिक नेचर के कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि या तो वीक एसिड्स होते हैं या तो वीक बेसिस होते हैं। आम तरह से फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पे आपने इंडिकेटर्स जो पढ़े हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़े हैं। एंड इंडिकेटर्स के टाइप्स तो वैसे 3 हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भी इंडिकेटर इस्तेमाल होता है जो कि रेडॉक्स इंडिकेटर कहलाते हैं। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स भी हैं। और हमारी किताब में ख़ास तौर पे जिन इंडिकेटर्स का जिक्र है वो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिड और बेस का पता बताएं, एसिड बेस रिएक्शंस को कंट्रोल करें। तो कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं।
बेटा कुछ कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और उनके कलर्स मुख्तलिफ सोल्यूशन में एक टेबल बना हुआ है, किताब में भी आपकी दिया हुआ है, वही टेबल मैंने भी यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे पहली बात कि लिटमस पेपर, अगर आप एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, अगर बेस में रेड लिटमस पेपर डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और न्यूट्रल सोल्यूशन में ब्लू या रेड लिटमस आपके पर्पल कलर शो करेंगे। तो लिटमस पेपर का कलर एसिड में रेड, बेस में ब्लू और न्यूट्रल सोल्यूशन में पर्पल। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर शो करेगा, बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर येलो हो जाएगा और न्यूट्रल सोल्यूशन में ये ऑरेंज कलर शो करेगा। फिनॉल फिथिलीन एसिड में कलरलेस रहेगा, बेस में इसका कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में इट बिकम्स कलरलेस अगेन। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड में आपको रेड कलर शो करेगा, बेस में ये पर्पल हो जाता है और न्यूट्रल सोल्यूशन में इसका कलर ग्रीन रह जाता है। तो ये चंद कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स थे और उनके कलर्स मुख्तलिफ सोल्यूशंस में। बेटा ये MCQs में आ चुके हैं, MCAT में, दोनों चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसा रिएक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के दरमियान आप करा रहे हो और उसमें आपने इंडिकेटर यूज़ करना हो, तो याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के दरमियान रिएक्शन में मिथाइल ऑरेंज बतौर इंडिकेटर यूज़ होता है। और इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो तो उनके दरमियान जब रिएक्शन होता है तो फिनॉल फिथिलीन को बतौर इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपके MDCAT के MCQs में टेस्ट में आ चुकी हैं। सो फॉर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मिथाइल ऑरेंज इज ऑफनली यूज्ड एज इंडिकेटर, एंड व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर रिएक्टेड टुगेदर, फिनॉल फिथिलीन इज यूज्ड एज द इंडिकेटर। सो बेटा आज का आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। आपका एक और टॉपिक जो बाकी आखिरी इस चैप्टर में बचा वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो करके आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर हम इंटर के सिलेबस पे आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।